स्वागत है इस चैनल में। आज हम ब्याज दर निर्धारण का आधुनिक सिद्धांत पढ़ेंगे। अब देखिए, ब्याज का जो ये सिद्धांत है, इस आधुनिक सिद्धांत से पहले बहुत सारे सिद्धांत आए हैं ब्याज का, जैसे सीमांत उत्पादकता सिद्धांत है, ब्याज का प्रतीक्षा सिद्धांत है, ऑस्ट्रियन अर्थशास्त्री, ठीक है, उनका ब्याज का सिद्धांत है। फिर फिशर का समय पसंद की सिद्धांत है, ब्याज का क्लासिकल सिद्धांत है, प्रतिष्ठित उधार देय कोषों का सिद्धांत है, किन्स का तरलता पसंद की सिद्धांत है। ठीक है, तो बहुत सारे सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं, लेकिन इस वीडियो में हम केवल ब्याज का जो आधुनिक सिद्धांत है, जो प्रोफेसर हैंसन और प्रोफेसर हिक्स के द्वारा प्रतिपादित किया गया है, उसके बारे में ही पढ़ेंगे। और जैसे हम देखते हैं कि जो प्रतिष्ठित सिद्धांत था, ठीक है, क्लासिकल सिद्धांत, तो उस सिद्धांत में केवल ब्याज की दर का जो निर्धारण है वो वास्तविक तत्वों के आधार पर किया गया था। ठीक है, वास्तविक तत्व कौन से कहलाते हैं? बचत और निवेश। इसलिए सिद्धांत को अपूर्ण माना गया है। फिर उसके बाद में जैसे उधार देय कोष सिद्धांत आया था, ठीक है, जो प्रतिष्ठित के ऊपर एक सुधार था, लेकिन उसमें उन्होंने मौद्रिक तत्वों को सम्मिलित कर लिया, लेकिन आय जो थी उसको उन्होंने क्या कर लिया था? स्थिर मान लिया था। और फिर बाद में जैसे किन्स का सिद्धांत आया था, तो किन्स ने आय दर को परिवर्तनशील माना था, लेकिन किन्स ने केवल मौद्रिक तत्वों के ऊपर ही ध्यान नहीं दिया था। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखते हैं कि बहुत सारी कमियां रह गई थी। तो आधुनिक सिद्धांत जो है वो इन कमियों को दूर करता है। आधुनिक सिद्धांत जो है वो ब्याज की दर निर्धारण के 4 प्रमुख तत्वों के ऊपर ध्यान देता है। 4 प्रमुख तत्व कौन से हो गए? दोनों वास्तविक तत्व, मतलब वास्तविक बचत और वास्तविक निवेश, और दूसरा मौद्रिक तत्व, मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति, इन सभी को सम्मिलित करता है। आधुनिक सिद्धांत क्या कहता है कि अर्थव्यवस्था में ब्याज दर का निर्धारण उस बिंदु पर होगा जहां वास्तविक बचतें, वास्तविक निवेश, मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति बराबर होती हैं। ठीक है, आधुनिक सिद्धांत क्या कहता है? जहां पर ये चारों तत्व समान होंगे, बराबर होंगे, उस बिंदु पर ब्याज की दर का निर्धारण होता है। तो इस सिद्धांत का विश्लेषण हम 2 तरीके से करेंगे। एक तो अर्थव्यवस्था में वास्तविक क्षेत्र का संतुलन, बचत और निवेश का संतुलन, जिसे हम आईएस वक्र के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, और दूसरा मौद्रिक क्षेत्र का संतुलन, ठीक है, जो हम एलएम वक्रों के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जिसमें मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति बराबर होती हैं। तो इन 4 तत्वों को सम्मिलित करते हुए हम आधुनिक सिद्धांत की व्याख्या करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसमें आईएस वक्र के बारे में। ठीक है, यहाँ जो हमारा बचत और विनियोग, बचत और निवेश वक्र हैं, जो अर्थव्यवस्था के वास्तविक क्षेत्र के संतुलन को दर्शाता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो आईएस वक्र है वो क्या प्रदर्शित करता है? अर्थव्यवस्था में आय और ब्याज की दर के ऐसे विभिन्न स्तर जहां बचत और निवेश समान होती हैं। ठीक है, जिन बिंदुओं पर बचत और निवेश समान होती हैं, कब? आय और ब्याज की दर के ऐसे विभिन्न स्तर, अलग अलग स्तर लेंगे, और उन सभी स्तरों पर जहां पर बचत और निवेश समान होती हैं उसको प्रदर्शित किया जाता है आईएस वक्र के द्वारा, बचत निवेश वक्र के द्वारा। अब हम बचत और निवेश वक्र का निर्माण कैसे करते हैं? तो उसके लिए हम एक सारणी बनाते हैं। ठीक है, इस सारणी को हम देख लेते हैं। इस सारणी में हमने सबसे पहले ब्याज की दर और निवेश के बीच में जो संबंध है वो किस तरीके का संबंध होता है? विपरीत संबंध है, तो उसको हमने प्रदर्शित किया है। ठीक है, जो निवेश मांग को बताता है, मतलब एक तरफ हमने ब्याज की दर ले ली है। ब्याज की दर जैसे है माना कि 10%, फिर 8%, 6%, 4%, 2%, ब्याज की दर क्या ली हमने? घटती हुई। तो जब अर्थव्यवस्था में ब्याज की दर घटती हैं तो निवेश मांग क्या होती है? बढ़ती है। तो हमने यहाँ पे बढ़ती हुई निवेश मांग ले ली है, 5, 10, 15, 20, 25। तो इसका मतलब क्या हो गया? ब्याज की दर और निवेश में विपरीत संबंध पाया जाता है। ब्याज की दर कम होने पर निवेश मांग क्या होती हैं? अधिक होती हैं।
दूसरा हमारा है बचतें। ठीक है, बचतों की पूर्ति कैसे होती है? तो बचत जो होती है वो किसके ऊपर निर्भर करती हैं? आय के ऊपर। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि जब अर्थव्यवस्था में आय का स्तर बढ़ता है, ठीक है, जैसे हमने बचत ले ली है, आय ले ली है 50 करोड़, 75 करोड़, 100 करोड़, 125 करोड़, 150 करोड़। ठीक है, आय जैसे जैसे बढ़ती हैं तो बचतें भी क्या होती है? बढ़ती हैं। ठीक है, बचत का स्तर हमने ले लिया है 5, 10, 15, 20, 25, मतलब इन आय के विभिन्न स्तरों पर इतनी इतनी बचत की जाती है। ठीक है, तो ये बचत हो गया। अब आईएस वक्र क्या प्रदर्शित करता है? ब्याज की दर और आय के विभिन्न स्तर, जहां पर क्या होता है? निवेश और बचत समान होते हैं। तो इसलिए हमने आईएस वक्र बनाने के लिए जिनका हम प्रयोग करते हैं ब्याज और आय का, वो हमने इधर ले लिया है। ठीक है, ये जो ब्याज के विभिन्न स्तर थे, ब्याज की विभिन्न दरें थी, उनको हमने लिख दिया इधर 10, 8, 6, 4, 2। और दूसरी तरफ आय के जो हमने विभिन्न स्तर लिए थे 50, 75, 100, ठीक है, उसको हमने इधर प्रदर्शित कर दिया है। तो इन आय और ब्याज के विभिन्न स्तरों पर बचत और निवेश समान होती हैं, उसको हम आईएस वक्र के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो इस सारणी से हमको दो बातें पता चलती हैं। एक तो अर्थव्यवस्था में जो निवेश किया जाता है वो ब्याज की दर के ऊपर निर्भर करता है, आई इक्वल टू फंक्शन ऑफ आर। और दूसरा, बचत जो होती हैं वो आय पर निर्भर करती हैं, इसलिए एस इक्वल टू फंक्शन ऑफ वाई। ठीक है, जिसमें वाई क्या है? इनकम, आय। तो आय और बचतों में धनात्मक संबंध होता है। आय बढ़ने के साथ साथ में बचतें बढ़ती हैं और आय कम होने पर बचतें भी कम हो जाती हैं। जबकि ब्याज की दर और निवेश मांग में विपरीत संबंध होता है। ब्याज की दर अधिक होने पर निवेश के लिए मांग क्या होगी? कम होती है। ठीक है, अब हम आईएस वक्र कैसे बनाते हैं तो उसका हम तरीका समझ लेते हैं। तो इस रेखा चित्र में हमने ओ एक्स अक्ष पर बचत और निवेश के विभिन्न स्तर लिए हैं और ओ वाई अक्ष पर हमने विभिन्न ब्याज की दरें ली हैं। ठीक है, जैसे ब्याज की दर का स्तर ये 2% है, यहाँ पे 4% है, ये 6% है, 8% और ये है 10%। और आई जो वक्र हमारा ये है वो क्या प्रदर्शित करता है? निवेश को प्रदर्शित करता है। और यहाँ पर हमने आय के विभिन्न स्तर लिए हैं। ठीक है, ये y1 है जो आय कितने प्रदर्शित कर रहा है? 50 करोड़। y2 75 करोड़, y3 100 करोड़, y4 जो है वो 125 करोड़ और y5 जो है 150 करोड़। ये आय के विभिन्न स्तर हो गए हैं। और हमारा जो ये वक्र है y1 S1, y2 S2, y3 S3, y4 S4, y5 S5, ये जो वक्र हैं वो बचत वक्र को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये हमारे बचत वक्र मतलब आय के विभिन्न स्तरों पर कितनी बचत की जाती है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में ये जो E1 बिंदु था हमारा, ठीक है, सर्वप्रथम संतुलन का स्तर था, तो इस E बिंदु को हमने इधर प्रदर्शित कर दिया यहाँ पर। ठीक है, E1। फिर हमारा जो ये संतुलन बिंदु है, ठीक है, जहाँ पर भी निवेश और बचत का वक्र एक दूसरे को काट रहा था, फिर ये हमारा E2 बिंदु है। ठीक है, उसको हमने इधर ले लिया है ब्याज की इस दर पे। फिर E3 बिंदु ये आ गया यहाँ पे, E4 बिंदु यहाँ पे प्रदर्शित कर दिया और ये हमारा आ गया E5 बिंदु। ठीक है, तो इन पांचों बिंदुओं को हमने मिला दिया, तो इनको मिलाने से जो वक्र बना है इसको हम क्या कहते हैं? बचत निवेश वक्र, जो क्या प्रदर्शित करता है? आय के विभिन्न स्तरों पर और ब्याज की दर के इन विभिन्न स्तरों पर। ठीक है, आय और ब्याज की दर के ऐसे विभिन्न स्तर जहां पर बचत और निवेश समान होते हैं। ठीक है, तो ये वक्र प्रदर्शित करता है हमारा आई एस वक्र। तो इस तरीके से हम आई एस वक्र को व्युत्पन्न कर सकते हैं। तो हमारा ये जो आई एस वक्र है वो अर्थव्यवस्था के वास्तविक क्षेत्र के संतुलन को बताता है, जहां प्रत्येक स्तर पर, ठीक है, आय और ब्याज के दर के ऐसे विभिन्न संयोग जहां पे बचत और निवेश दोनों क्या होते हैं? समान। तो बचत और निवेश की समानता को हम आई एस वक्र के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। दूसरा हमारा वक्र है एल एम वक्र। ठीक है, जो तरलता अधिमान
या मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति के संतुलन को दर्शाता है। ठीक है, एल एम वक्र जो है वो क्या प्रदर्शित करता है? ब्याज की दर और आय जो है अर्थव्यवस्था में। ठीक है, ब्याज की दर और आय के विभिन्न संयोग जहां मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति बराबर होती है। ठीक है, एल एम वक्र क्या प्रदर्शित करता है? ठीक है, एल का मतलब क्या है यहाँ पे? मुद्रा की मांग, और एम का मतलब क्या है? मुद्रा की पूर्ति। ठीक है, और जब मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति समान होती हैं तो उसको हम किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं? एल एम वक्र के द्वारा। और ये समानता हम किस आधार पर लेते हैं? ब्याज की दर और आय के आधार पर। तो इसका मतलब एल एम वक्र क्या प्रदर्शित करता है? ब्याज की दर और आय के ऐसे विभिन्न संयोग जहां मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति दोनों बराबर होती हैं। ठीक है, अब इसे समझाने के लिए हम किन्स का जो तरलता अधिमान था या किन्स की जो तरलता अधिमान के लिए मुद्रा की मांग थी उसका हम प्रयोग करते हैं और उसी के आधार पर एल एम वक्र का निर्माण करते हैं। तो इसको समझाने के लिए हम इस एक सारणी का प्रयोग कर सकते हैं। इस सारणी में हमने पहले भाग में विभिन्न ब्याज की दरों पर मुद्रा की पूर्ति ली है। तो मुद्रा की जो पूर्ति हैं वो अल्पकाल में क्या होती हैं? स्थिर होती हैं। ठीक है, तो इस स्थिति में हम देखते हैं ये हमारे ब्याज की दर के विभिन्न स्तर हैं, 2%, 4%, 6%, 8% और 10%। इन विभिन्न ब्याज दरों पर मुद्रा की पूर्ति कितनी है? स्थिर है। ठीक है, माना कि कितनी है? 50 करोड़ है। ये तो हो गया हमारा मुद्रा की पूर्ति। और मुद्रा की मांग जो तरलता मांग होती है, ठीक है, उसको निकालने के लिए हम किन्स के सिद्धांत का, किन्स के तरलता पसंदगी विश्लेषण का प्रयोग करते हैं। तो किन्स की जो मांग थी, मुद्रा की मांग, वो 3 तत्वों को ऊपर निर्भर करती हैं। एक तो लेन देन या सौदा उद्देश्य के लिए, दूसरा सतर्कता उद्देश्य, जो दोनों किसके ऊपर निर्भर करती हैं? आय के ऊपर। तो ये हमने आय के विभिन्न स्तर ले लिए हैं, 50, 75, 100, 125 और 150। और यहाँ पर मुद्रा की जो मांग है सौदा और सतर्कता उद्देश्य के लिए वो इतनी इतनी है। ठीक है, अलग अलग स्तर हमने ले लिए हैं, 15, 20, 25, 30, 35। और जो सट्टा मांग होती हैं वो ब्याज की दर के ऊपर निर्भर करते हैं। तो ये ब्याज की दर के हमने विभिन्न स्तर लिए हैं, 2%, 4%, 6%, 8% और 10%। तो जैसे जैसे ब्याज की दर बढ़ती हैं तो लोग मुद्रा को अपने पास में नकद रूप में कम रखना चाहते हैं। ठीक है, सट्टा के लिए जो मुद्रा की मांग होगी वो क्या होगी? कम हो जाती हैं। ठीक है, इसलिए हमने इन ब्याज की दर के विभिन्न स्तर, 2% पे कितने लिए हमने मांग? 35 करोड़। जब ब्याज की दर बढ़ के 4 हो जाती हैं तो मुद्रा की मांग घट गई, 30 करोड़ ही रह गई हैं। जब ब्याज की दर और बढ़ जाती है 6% तो मुद्रा की सट्टा मांग कितनी है? 25 है। तो इस तरीके से जैसे जैसे ब्याज की दर बढ़ती है तो मुद्रा की सट्टा मांग क्या हो गई? कम हो गई हैं। अब हम देखते हैं मुद्रा की कुल मांग। कुल मांग का मतलब सौदा और सतर्कता उद्देश्य के लिए जो मांग थी और सट्टा उद्देश्य के लिए जो मांग थी, इन दोनों को हम जोड़ लेते हैं। तो 15 + 35 करते हैं तो ये 50 आ गया। फिर 20 + 30 करते हैं तो ये 50 आ गया। फिर ये 25 + 25 करोगे तो 50 आ गया। तो इस तरीके से हम मुद्रा की कुल मांग ज्ञात कर सकते हैं। अब हमारा जो एलएम वक्र है वो क्या प्रदर्शित करता है कि ये जो ब्याज की दर है और ये जो आय के स्तर हैं, ठीक है, तो आय के विभिन्न स्तर और ब्याज के ये विभिन्न स्तर, ठीक है, जहाँ पर मुद्रा की मांग, ठीक है, ये मुद्रा की कुल मांग और ये मुद्रा की कुल पूर्ति बराबर होती हैं, उसे हम एल एम वक्र के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास में एल एम वक्र की अनुसूची हो गई है। ठीक है, इनके संबंध को हमने एक सारणी के द्वारा प्रदर्शित कर दिया है। ठीक है, जो सारणी क्या प्रदर्शित करती हैं? ब्याज की दर और आय के ऐसे विभिन्न संयोग जहां मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति, ठीक है, ये मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति जहां बराबर होती हैं, ठीक है, इन ब्याज की दर और आय के इन विभिन्न स्तरों पर, उसको हम प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो अल्पकाल में मुद्रा की जो पूर्ति है उसको स्थिर माना गया है और मुद्रा की मांग तरलता अधिमान पर, तरलता पसंदगी पर निर्भर करती हैं, जो किन्स ने अपने विश्लेषण में दिया था। तो
अब देखिए हम एलएम वक्र का निर्माण कैसे करते हैं। तो अल्पकाल में मुद्रा की पूर्ति तो क्या होती हैं, स्थिर होती हैं। ठीक है, तो हमारा मुद्रा का पूर्ति का जो वक्र है वो क्या है, एम है। और हमारे जो ब्याज की दर का स्तर है आर इक्वल टू अगर 2% है तो इस स्थिति में मुद्रा की जो तरलता मांग क्या है वो L1 है। कितनी है, y बराबर 50 है। ठीक है, जब ब्याज की दर बढ़ती हैं माना कि 4% है तो लोग अपने पास में मुद्रा को कम रखना चाहेंगे। ठीक है, तो इस स्थिति में मुद्रा की जो तरलता मांग है वो कितनी है, L2। ठीक है, फिर ब्याज की दर और बढ़ती हैं तो फिर मुद्रा की जो तरलता मांग है उसका स्तर L3। फिर ब्याज की दर में और वृद्धि के साथ साथ में तरलता अधिमांग जो है उसका वक्र हमारे ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाता है। और फिर हम देखते हैं कि जो संतुलन की स्थिति है, ठीक है, जहाँ पे भी होती है दोनों बराबर हैं तो उस बिंदु को हमने यहाँ पे प्रतिष्ठित कर दिया। दूसरा R इक्वल टू 4% था तो उस समय संतुलन को हमने इस E2 के द्वारा प्रतिशत कर दिया। ब्याज की दर का जब प्रतिशत कितना था, 6%। ठीक है, तो उसमें जो संतुलन था उसको हमने E3 बिंदु पर प्रतिशत कर दिया था। फिर R इक्वल टू जब 8% है तो उस स्थिति को हमने E4 पे, और R इक्वल टू जब 10% है तो उसको हमने इस E5 के द्वारा प्रतिशत कर दिया और इन पांचों बिंदुओं को हमने मिला दिया। तो ये जो हमारा वक्र बना है उसको हम कहते हैं LM वक्र। ठीक है, ये क्या प्रदर्शित करता है, आय और ब्याज की दर के ऐसे विभिन्न संयोग जहां मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति बराबर होती है। तो LM वक्र जो है उसका ढाल कैसा बना, धनात्मक ढाल बना है। ठीक है, ऊपर की ओर बढ़ता हुआ होता है। अब हम देखते हैं ब्याज की दर का निर्धारण कहाँ पे होता है। तो जैसा कि हमारा सिद्धांत है ब्याज की दर का निर्धारण कहाँ पे होगा, जहाँ पर IS वक्र LM वक्र को प्रतिच्छेद करता है, काटता है। यहाँ निवेश, बचत, मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति ये चारों तत्व बराबर होते हैं। और चारों तत्व बराबर कहाँ पे होंगे, जहाँ पर ये वक्र एक दूसरे को काटेंगे। तो ये हमारा जो IS वक्र है और ये हमारा LM वक्र है वो E बिंदु पर एक दूसरे को काटता है। तो ऐसी स्थिति में ब्याज की दर का निर्धारण कितना हुआ, 6%। ठीक है, और आय का स्तर कितना है उसमें, O से लेकर Y3 स्तर। तो ये स्थिति जो है वो संतुलन की है। ठीक है, हमारी संतुलित ब्याज की जो दर होगी वो कितनी होगी, 6%। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो IS वक्र है और LM वक्र है वो दोनों क्या हैं, बराबर है। ठीक है, तो इस तरीके से आधुनिक सिद्धांत के अनुसार ब्याज की दर का निर्धारण होता है। अब ये सिद्धांत कहता है कि यदि IS और LM वक्र हैं अगर इनमें परिवर्तन हो जाता है तो इस स्थिति में ब्याज की दर भी क्या होगी, परिवर्तित हो जाएगी। जैसे हमारा ये प्रारंभिक IS वक्र है और ये हमारा प्रारंभिक LM वक्र है और E बिंदु जो है वो ब्याज की दर का निर्धारण करती है, कितना, O से लेकर R तक। अब हम कहें कि माना कि यदि जो पूंजी की सीमांत उत्पादकता है उसमें वृद्धि हो जाती है तो इस स्थिति में लोग क्या करेंगे, अपनी जो बचतें हैं वो बढ़ा देते हैं। ठीक है, लोग जब अपनी बचतें बढ़ा देते हैं तो इस स्थिति में हमारा जो IS वक्र है वो ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाएगा। तो इस स्थिति में नया संतुलन कहाँ पे होगा, इस E3 बिंदु पर होगा। तो इस स्थिति में ब्याज की दर क्या होगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, और आय का स्तर भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, जब अर्थव्यवस्था में बचतें बढ़ती है तो हमारा जो IS वक्र है वो ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाता है और नया जो संतुलन है वो कहाँ पे स्थापित होता है, इस E1 पर। अब यदि हम ऐसा कहें कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा अगर कम कर दी जाए तो मुद्रा की मात्रा कम होने से क्या होगा, लोगों की जो तरलता पसंदगी है वो बढ़ेगी और तरलता पसंदगी अगर बढ़ेगी तो हमारा जो तरलता पसंदगी जो LM वक्र है, ठीक है, वो इधर शिफ्ट हो जाएगा बाईं ओर और क्या बन जाएगा, LM1। ऐसी स्थिति में नया संतुलन कहाँ पे स्थापित होगा, E1 बिंदु पर।
और ऐसी स्थिति में हमारी जो ब्याज की दर होगी वो थोड़ी सी बढ़कर OR से बढ़कर क्या हो जाएगी, OR1। ठीक है, और नया जो आय स्तर होगा साम्य का वो कहाँ पे होगा, OY1। अब एक स्थिति हम देखते हैं कि जब अर्थव्यवस्था में लोग बचतों में वृद्धि करने लग जाते हैं, और दूसरा कि तरलता पसंदगी भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो तरलता पसंदगी बढ़ने से हमारा वक्र LM वक्र ये बनेगा, और लोगों में अगर बचतें बढ़ाते हैं तो बचत वक्र हमारा ये बन जाएगा, और नया साम्य स्तर कहाँ पे हो जाएगा, E2 बिंदु पर। ठीक है, ऐसी स्थिति में ब्याज की दर बढ़ के कितनी हो जाएगी, R से R2 सबसे ऊपर वाला स्तर। ठीक है, ये वाला। और ऐसी स्थिति में हमारा जो आय स्तर है वो कितना होगा, Y2। ठीक है दोस्तों, तो ये इस तरीके से IS या LM वक्र में परिवर्तन का ब्याज की दर के ऊपर प्रभाव पड़ता है। अगर केवल LM वक्र में परिवर्तन होगा तो भी ब्याज की दर प्रभावित होगी, केवल IS वक्र में परिवर्तन होता है तो भी ब्याज की दर परिवर्तित होगी, और दोनों में अगर परिवर्तन होता है, IS और LM दोनों वक्रों में परिवर्तन होने पर भी ब्याज की दर में परिवर्तन हो जाता है। तो आधुनिक सिद्धांत क्या कहता है, ब्याज की दर का निर्धारण IS और LM दोनों वक्रों के द्वारा होता है। ठीक है, जो अर्थव्यवस्था का वास्तविक क्षेत्र का संतुलन I बराबर S और मौद्रिक क्षेत्र का संतुलन L बराबर M। ठीक है, ये चारों क्या होते हैं वहाँ पे, बराबर होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से